अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर पे हमारी डिस्कशन हो रही थी कल, और इसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स में डिफरेंस की वजह क्या है और रिकन्सिलिएशन के दो मेथड्स ये हमने डिस्कस किए थे। तो कोई सवाल? हमने रिकन्सिलिएशन का बेंचमार्क मेथड डिस्कस किया था कि हम डिफरेंस जो आता है प्रॉफिट्स में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का डिफरेंस लें, और अगर हम OAR से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस की फिगर मिल जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें OAR एक से ज़्यादा दिए हों क्वेश्चन में, या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अगर अवेलेबल ना हों, तो हम जो स्टैंडर्ड मेथड है रिकन्सिलिएशन का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। OAR एक से ज़्यादा हों या रिकन्सिलिएशन हमें क्वांटिटीज़ ना दी जाएँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की, तो हम उसको रिकन्सिलिएशन में स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर हम अल्टरनेटिव मेथड की तरफ चलते हैं, और हमने दोनों मेथड्स पे इलस्ट्रेशंस देखी थी। तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? इलस्ट्रेशन नंबर 12 तो हमने कल क्लास में की थी, तो उसमें क्या चैलेंज रहा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स हमें यहाँ पे जो दी गई हैं, जी बेटा, इनमें क्या चैलेंज है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बेटा ये इन्वेंट्री की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत वैल्यू होने का मतलब इसमें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड भी शामिल हैं। कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब शामिल हैं? 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो टोटल कितने हुए? 2000 इंटू 10। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की इन्वेंट्री वैल्यू चाहिए तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इन्वेंट्री वैल्यू में से हमने फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस कर दिए, तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की इन्वेंट्री वैल्यू आ गई। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वेंट्री वैल्यू में से फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू आ जाती है। जी, कोई और सवाल? अच्छा, इलस्ट्रेशन 13 और 14 आपको होम असाइनमेंट में दी गई थी, उसमें कोई चैलेंज? अच्छा जी, फिर अब हम पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे एजेंडा पे, 4 क्वेश्चंस हमारे एजेंडा पे, एंड वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, पेज 145 पे। ATF लिमिटेड का सवाल है जी हमारे पास, जो हम सबसे पहले करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रिपेयर रिकन्सिलिएशन बिटवीन द नेट प्रॉफिट्स डिटरमिन्ड अंडर ईच सिस्टम। तो 2 P&L और दोनों के प्रॉफिट्स की रिकन्सिलिएशन, ये हमारा काम है जी इस सवाल में। तो पढ़ते हैं डाटा। Following information has been extracted from the financial records of ATF. Production during the year units 35,000. जिस साल का रिकॉर्ड है उस साल 35,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। Finished goods at the beginning of the year, finished goods at the end of the year, sale price per unit, fixed overhead cost for the year, administration and selling expenses 200,000, annual budget capacity of the plant 40,000,
Actual cost per unit incurred during the year was as follows: material, labor, variable overhead. Company uses FIFO method for valuation of inventory. Cost of opening finished goods determined under the absorption costing method system was 450,000. Fixed overhead constituted 16% of the total cost last year. अच्छा, ये हमें ATF कंपनी का कुछ डाटा दे दिया गया है और हमसे कहा गया है आप इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के तहत P&L बनाइए। तो ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है 3000 यूनिट्स का, और उसकी वैल्यू का भी हमें को अंदाज़ा दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो जब ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है और हमें शायद यहाँ पे डिटेल फॉर्मेट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट का डाटा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं है, उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन नज़र आएगी। क्योंकि हमने दो क्राइटेरिया कहे थे, अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल ना हो तो स्मार्ट पर चले जाओ, और अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है तो एक और टेस्ट लगा लो कि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट क्या है और करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट क्या है। अगर वो बराबर है तो भी स्मार्ट फॉर्मेट पर जा सकते हैं, लेकिन वो दूसरा फिल्टर लगाना विल रिक्वायर सम टाइम, क्योंकि मैं रेडीली कॉस्ट अवेलेबल नहीं है ओपनिंग स्टॉक की। ठीक है, तो हम इसको डिटेल फॉर्मेट की ही तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे डाटा जिस अंदाज में दिया गया है उससे यही लग रहा है कि इसमें कॉस्ट पर यूनिट भी शायद डिफरेंट ही होने वाली है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट अलहदा दी गई है, करंट पीरियड की कॉस्ट अलहदा दी गई है। इस केस में जब दो अलहदा कॉस्ट दे दी जाए, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट अलहदा और यहाँ पे कॉस्ट अलहदा, तो कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली फ़र्क ही आती है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्मेट के तहत ही मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट में इसको डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिनल कॉस्टिंग के लॉन्ग फॉर्मेट के तहत अगर हम चलें, पार्ट ए में मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पहले लेते हैं सेल्स, फिर इसमें से लेस करनी होती है हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप ओपनिंग स्टॉक ऐड, इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, इनका हम सम लेते हैं। जब हम इन तीन वैल्यूज का सम लेते हैं, हमें यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल मिलती है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल मिलती है। मैं सिर्फ फॉर्मेट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट हो तो नीचे ऐड की जाती है। वो अलग बात है, हमारे इस क्वेश्चन में अदर वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का जिक्र है इस क्वेश्चन में तो शायद नहीं है। अगर होती तो हम इसमें ऐड अदर वेरिएबल कॉस्ट करते, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेते, लेकिन यहाँ पे चूंकि अदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स रहेगी, इसके आगे कोई और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत टोटल कंट्रीब्यूशन, फिर इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और देन वी विल अराइव एट नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, सेल्स रेवेन्यू हमारा क्या रहेगा? सेल रेवेन्यू हमारा होगा यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। यूनिट सोल्ड क्या फिगर हमें रेडीली अवेलेबल है? यूनिट सोल्ड की फिगर रेडीली अवेलेबल नहीं है, वी विल हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट की जाती है यूनिट सोल्ड की फिगर? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे यूनिट सोल्ड पे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3000 प्लस प्रोडक्शन 35,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 1500, ये यूनिट सोल्ड आ गए इनटू प्राइस। प्राइस पर यूनिट क्या है जी? गिवन है क्वेश्चन में, प्राइस पर यूनिट इज गिवन 200। जनाब यहां से बताइए क्या आया आपका रेवेन्यू सेल्स जी? 7.3 मिलियन, 7.3 मिलियन सेल्स आ गई। ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमें ये पैरा एक दिया गया है, ये बिल्कुल बॉटम पे। कंपनी यूजेस FIFO मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 4,50,000 बट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम बना रहे हैं P&L अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमें इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस करने हैं। उसके लिए उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉन्स्टिट्यूटेड 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो आ रहा है पिछले साल बना ना, उसने कहा जी पिछले साल टोटल कॉस्ट में 16% फिक्स्ड ओवरहेड थे। तो भाई ये 4,50,000 में 16% फिक्स्ड ओवरहेड है, बाकी 84% वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमारी ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो बनेगा वो 450,000 का 84%, क्योंकि पिछले साल बना है ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक जो है ये पिछले साल बना है और पिछले साल टोटल कॉस्ट में 16% फिक्स कॉस्ट होती थी। तो हमें तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कितनी होती थी? तो वो 84% हुई। कितनी आई वैल्यू? 378,000। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे लेते हैं हम? बेसिक असूल, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू फुल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें यहां पे गिवन है बड़ी आसानी से, रेडिली 70 प्लस 40 प्लस 30। तो बताइए यहां से क्या आई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट? 4.9 मिलियन। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर हमें रेडीली अवेलेबल है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। अब रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पे होगी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के 1500 हैं और कॉस्ट पर यूनिट कौन सी लेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों भला? क्योंकि FIFO मेथड फॉलो किया जा रहा है। FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड की कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। एफको में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और करंट पीरियड की कॉस्ट में एवरेजिंग की जाती है। यहां पे ये वैल्यू ली जाएगी और ये कितनी है? 140 210,000। जनाब यहां से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए। $5,008,000 जी। ये हमारा वेरिएबल, हाँ 5,068,000 जी। कोई सवाल? हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब टोटल कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं यहां से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की फिगर हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, ये सामने नज़र आ रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1.2 मिलियन। यही है जी दो फिक्स कॉस्ट। तो हम इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा भी सम करके शो कर सकते हैं, लिहाजा लाइन आइटम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे शो करते हैं 1 मिलियन प्लस 200,000 1.2 मिलियन। तो ये 1,032,000 ये प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा आ गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नेट प्रॉफिट।
मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल। तो ये ओपनिंग स्टॉक में उसने 20,000 यूनिट दिए हुए हैं, तो हमने ये क्यों किया 84? क्या करते? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट दिए हुए हैं, तो एक साल में मल्टीप्लाई किया है। बेटा ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है तो क्या करें? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है आपको? हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट चाहिए ना टोटल। क्या ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है जो आप इस तरह करना चाह रहे हो कि यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट? हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट चाहिए, उसने हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट रेडीली दी हुई है, तो हमें परेशानी लेने की क्यों ज़रूरत है? उसने हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पूरी की पूरी बताई हुई है कि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 4,50,000 है। बस फ़र्क सिर्फ यह है कि उसने कहा ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत करने के लिए हम इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट 4,50,000 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिवन है, तो हमने उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 16%, मतलब 84% ले लिया हमने टोटल कॉस्ट का। तो वो ओपनिंग स्टॉक के जो 3,000 यूनिट्स हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई टोटल। अच्छा जी, अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत यही पार्ट कंटिन्यू करते हुए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इसका पीएनएल बनाएं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जो हमारा फॉर्मेट रहेगा दैट विल बी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ओपनिंग स्टॉक ऐड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, इधर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, यहां पे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, देन एडजस्टमेंट ऑफ ओवर अंडर ओवरहेड्स। तो इन तमाम वैल्यूज का सम कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। यहां पे हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे हम एडमिन एक्सपेंसेस, हमें नेट प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम यूज करते आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, वही हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सेल्स की फिगर वही सेल्स जो हमने उधर कैलकुलेट की है, वी डोंट हैव टू रीकैलकुलेट इट, 7.3 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक की फिगर वो तो हमें अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, हमें वहां पे तो एडजस्ट करना पड़ा, यहां पे तो एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, 450,000। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ये यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू फुल कॉस्ट पर यूनिट। अब फुल कॉस्ट पर यूनिट में वेरिएबल तो यही है 70 + 40 + 30, लेकिन अब हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, इसके लिए हम वर्किंग वन बनाएंगे। हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। हमने जो चीज़ सीखी हुई है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फुल कॉस्ट पर यूनिट जो लेते हैं उसमें फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऐड करते हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहां से आता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। अच्छा जी, बजटेड प्रोडक्शन तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है जी, बजटेड प्रोडक्शन तो हमें गिवन है। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अवेलेबल है? हमें बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब हमें कहा जाता है ना, जैसे उसने लिखा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, ये सारा एक्चुअल डाटा है, अनलेस उसने लिखा हुआ कैपेसिटी के साथ ये बजटेड है। अच्छा, जब हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स चाहिए और बजटेड कैपेसिटी चाहिए, बजटेड कैपेसिटी अवेलेबल है, बजटेड ओवरहेड्स अवेलेबल नहीं है। अब ये एक बड़ी नॉर्मल और रेगुलर अजम्पशन आने वाली है जो हम लेके चलेंगे।
हमें बजटेड ओवरहेड चाहिए। क्वेश्चन में बजटेड नहीं एक्चुअल अवेलेबल है। हमारी स्टैंडर्ड असम्पशन रहेगी बजटेड भी एक्चुअल के बराबर रहे होंगे। ठीक है, हमारी यहां पे इस केस में जो असम्पशन रहेगी हमारी assumption रहेगी कि ये जो these are equal to budgeted, these are equal to budgeted, हम ये assume कर रहे हैं। हमें बजटेड ओवरहेड चाहिए, बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, एक्चुअल अवेलेबल है। हम अज्यूम कर लेंगे कि बजटेड भी एक्चुअल के बराबर ही रहे होंगे। इस अजम्पशन के तहत मैं वर्किंग वन यहां पे बनाते हुए फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लूंगा। बजटेड ओवरहेड्स 1 मिलियन डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन 40,000, कितना है जी? 25 रुपीज पर यूनिट। लीजिए जी यहां पे 25 डाल दीजिए। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट $5,775,000। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में है यूनिट्स 1500 और ये वैल्यू होंगे किस रेट पे? ये जनाब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हम करके बताइए। 165 तो बताइए क्या वैल्यू आई क्लोजिंग स्टॉक की? 247,500। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हमारे पास FIFO मेथड के तहत करंट पीरियड कॉस्ट पे हमने इसको लिया 247,500 ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड वर्किंग 2 ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड। किन दो वैल्यूज का फर्क होता है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 1 मिलियन और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आते हैं? OAR मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन। OAR मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन। 875,000। तो हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 125,000। Overheads are under absorbed 125,000 हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना है। वर्किंग 2 एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 1,25,000। जी किसी कैलकुलेशन की समझ ना आए पूछिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी हुई? 610,500 और ग्रॉस प्रॉफिट if this is A, this is B, A minus B, 1197500 और एडमिन एक्सपेंसेस में सिर्फ फिक्स्ड ही आ रहे हैं 2 लाख के, तो ये बना 997,500। ये हमारा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया। सो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी कोई सवाल?
अच्छा जी, प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें रिकन्सिलिएशन बनानी है। रिकन्सिलिएशन में हम मार्जिनल से शुरू करके एब्जॉर्प्शन पर ख़त्म करें, एब्जॉर्प्शन से शुरू करके मार्जिनल पर ख़त्म करें। दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं क्योंकि दोनों प्रॉफिट्स हमारे पास हैं। मैंने पहले मार्जिनल प्रॉफिट निकाला है तो मैं पहले प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ले लेता हूँ, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और फिर डिफरेंस इसमें हम लाएंगे एडजस्ट करने के लिए, और देन वी विल रिकनसाइल इट विद प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 1032,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 997,500। डिफरेंस की वैल्यू भी हमें पता है और वो डिडक्ट हो रही है, ये भी हमें पता है। कितनी है वैल्यू डिफरेंस की? दोनों का डिफरेंस क्या है? 34,500। लेकिन रिकन्सिलिएशन से मुराद है इस डिफरेंस की कैलकुलेशन, इस डिफरेंस की कैलकुलेशन बताना। दिस इज रिकन्सिलिएशन। वैसे अगर हम अपनी नॉलेज के लिए देखें तो ओपनिंग स्टॉक कितने से यूनिट्स थे? 3,000। ओपनिंग स्टॉक 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,500। और जब क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक यूनिट से कम होते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में से डिफरेंस यकीनन डिडक्ट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट पे आएंगे। लेकिन हमें, खैर मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए प्रिंसिपल डिस्कस किया, यहाँ पे ये प्रिंसिपल तो सामने नजर आ रहा था हमें। अब हमें इसकी ब्रेकअप पे जाना है। अब इसका ब्रेकअप मेथड, दो मेथड पढ़े थे हमने डिफरेंस निकालने के। एक था कि हम डिफरेंस इन यूनिट्स लें, OAR से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा था अल्टरनेटिव मेथड। डिफरेंस इन यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कंपनी का OAR एक हो, ओपनिंग स्टॉक का OAR और करंट प्रोडक्शन का OAR सेम हो। करंट प्रोडक्शन का OAR तो हमें पता है किधर है, ओपनिंग स्टॉक का OAR क्या है? ओपनिंग स्टॉक में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट क्या है, बताओ जरा मुझे। ओपनिंग स्टॉक का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, जरा दिमाग इस्तेमाल करो जरा। ओपनिंग स्टॉक का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? बेटा खुद किताब नहीं लाता तो किसी किताब वाले के साथ बैठ जाया कर। इतनी तो कर सकते हैं ना सहमत, उठाने किताब लाने में तो यार दिक्कत है शायद आपको, और किसी किताब वाले के साथ बैठने में कोई किराया नहीं लेगा साथ हालात से। जी 21, कोई कह रहा है 24। 24 किधर है जी? 24 वालों की कैलकुलेशन दिखाएं जरा जी, कैसे की है? सर इसका 16% ले लिया और जितने यूनिट्स थे उससे डिवाइड कर। बिल्कुल ठीक किया जी। 4,50,000 टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है, उसमें 16% फिक्स्ड है, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री की, और उसको डिवाइड कर दिया यूनिट से तो पर यूनिट आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक में पर यूनिट जो ओवरहेड्स शामिल हैं 4,50,000 का 16% डिवाइडेड विद 3,000, ये आता है 24, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट पीरियड। इसका मतलब हमें अल्टरनेटिव मेथड पर जाना है। अल्टरनेटिव मेथड में हम 3 वैल्यूज लाते हैं। वैल्यू नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है। कितना है जी? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू का डिफरेंस मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कितना है? 168,000। डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत 168,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत यहां से उठाइए 20
to 500 and difference of the difference 34,500। यही हमारी रिकंसिलिएशन की एंट्री है। ये हमारी वर्किंग 3। डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड देन द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, डिफरेंस होते हैं, वो हमने यहाँ पे रिकंसाइल कर दिया। सो रिकंसिलिएशन इज कंप्लीट। 34,500 का डिफरेंस चाहिए था, तो ये उसकी वर्किंग आ गई। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का P&L, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का P&L और ये रिकंसिलिएशन। एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल किसी कैलकुलेशन पे, कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट भी सेम है। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रिकंसाइल द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अंडर द टू मेथड। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक ड्रॉबैक था। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया, इसमें ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ पॉलिसी नहीं बताई हुई थी, तो मैंने इसलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। FIFO के तहत हम वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि जब भी ओपनिंग स्टॉक आपका आ जाए, किसी पीरियड में आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पॉलिसी चाहिए होती है FIFO या AFCO। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो FIFO AFCO की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जब भी ओपनिंग स्टॉक किसी पीरियड में एग्जिस्ट करेगा तो आपको FIFO या AFCO में से कोई एक पॉलिसी चूज करनी पड़ती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी ICAP के क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे FIFO की इंफॉर्मेशन साथ ऐड कर दी। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। FIFO मेथड के तहत जो क्वेश्चन हो रहा है, कंपनी की पॉलिसी FIFO की है। सवाल पढ़ते हैं। जुल्फिकार लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 13,000 टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स पर मंथ। द कंपनी बजटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। टोटल कैपेसिटी 30 है, लेकिन बजट क्या है, मतलब प्लान क्या है हमारा। नॉर्मल कैपेसिटी 27,000, मतलब बजट है कि हम 27,000 यूनिट्स बनाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की 110, सेलिंग एंड एडमिन की 25, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन के 756, सेलिंग एंड एडमिन के 504। ये हमें बजट दिया गया है। द एक्चुअल ऑपरेटिंग डेटा फॉर जनवरी इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन एक्चुअल 24,000, सेल्स 22,000 यूनिट 250 रुपए के हिसाब से, ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 120,000। उसने कि वेरिएबल जो फैक्ट्री ओवरहेड थे वो आपके बजट से 1,20,000 रुपए ज्यादा लग गए।
हमें तो जो सर एक बात सुनिए, यहाँ पे फिर एक नॉर्मल एग्जामिनर क्वेश्चन में ये बातें हमारे सामने रहेंगी। यहाँ पे उसने हमें कहा जो एस्टिमेट्स दिए हैं उसमें उसने हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का एस्टिमेट दिया है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड का बजट या एस्टिमेट एक ही बात है, सेलिंग एडमिन का एस्टिमेट दिया है। लेकिन जो फर्क बताया है एक्चुअल डाटा देते हुए, उसने कहा है कि सिर्फ एक कॉस्ट है फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड जो आपके एस्टिमेट से 1,20,000 ज्यादा लागी है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि बाकी सारी कॉस्ट एस्टिमेट के बराबर आई हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा मतलब है। उसने कहा जी ये सारी कॉस्ट बताने के बाद जी एक्चुअल डाटा में सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है कि भाई सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड जो है आपके फैक्ट्री के वो आपके एस्टिमेट से 1,20,000 ज्यादा है। इसका दूसरा मतलब जो अंडरस्टूड यहां से लिया जाता है कि बाकी सारी कॉस्ट हमारे एस्टिमेट या बजट के मुताबिक ही हुई हैं। ठीक है, उसने लिखा नहीं बट मतलब इसका यही लिया जाता है। तो अकॉर्डिंगली अब हम चलें, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना है। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस कर रहा है और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक आ जाए तो हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट की तरफ जाना पड़ता है कि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी और करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। अब यहां पे थोड़ा सा आपको नॉलेज और एक्सपैंड करते हैं, बल्कि चलें एक तो फॉर्मेट लेके आते हैं। इस पे फॉर्मेट यहाँ पे बाय द वे ना डिटेल फॉर्मेट ही बनना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का डिटेल फॉर्मेट ही बनना है। मैं उसकी वर्किंग शुरू करता हूं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ ही थोड़ी सी बात मजीद। तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है जो इधर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए यही फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात शुरू होती है जी सेल्स से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग। सेल्स हमें बताई गई हैं 22,000 यूनिट्स 250 रुपए के हिसाब से। 22,000 यूनिट्स 250 रुपए के हिसाब से कितना रेवेन्यू? 5.5 मिलियन। हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट चाहिए। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट यूनिट्स अवेलेबल है 2000, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है? हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये नॉर्मल अक्सर क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसा होने वाला है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हुआ करेगी वो हमें नहीं मिला करेगी क्वेश्चन में। जैसे पिछले सवाल में भी हुआ था, हमें बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स चाहिए थे, हमें नहीं मिले। आपको तरीका बता दिया कैसे मसला हल करना है। अब यहाँ पे भी इसी तरह हम एक तरीका सीख रहे हैं कि हमें ओपनिंग स्टॉक, जनवरी के महीने का ओपनिंग स्टॉक कब बना था? दिसंबर में। दिसंबर में बना था। तो हमें अब दिसंबर में हमारी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या है ये नहीं पता, लेकिन हमें जनवरी का बजट दिया गया है। अब तो थोड़ा सा बजट के बारे में सोचिए। बजट जनवरी का, बजट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमने जो ली हुई है। बजट आने वाले वक्त, महीने के शुरू होने से पहले हम अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले महीने में हमारा क्या खर्चा आने वाला है। तो जनवरी का बजट बेसिकली हमारा दिसंबर में बना है। ठीक है, बजट आपका जिस पीरियड का होता है, अंदाजा आपका जिस पीरियड का होता है उस पीरियड के शुरू होने से पहले लगाया जाता है।
तो ये जनवरी का बजट है। जनवरी का बजट जनवरी शुरू होने से पहले मतलब दिसंबर में लगाया जाता है। दूसरी अहम बात बजट के बारे में कि बजट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले वक्त के लिए, उसकी बेसिस क्या होती है, वो अंदाजा लगाते किस बेसिस पे? अंदाजा की कोई बेस होती है ना, ऐसे तो नहीं आप हिट एंड ट्रायल से लगाते हैं। उस अंदाजे की बेस क्या होती है? आपने जनवरी के बारे में ये अंदाजा कैसे लगाया कि वहां पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 110 रुपए पर यूनिट आएगी? तो द आंसर इज दिसंबर का डाटा कंसिडर करके। आपने दिसंबर का डाटा कंसिडर किया कि दिसंबर में हमारी कॉस्ट क्या आई, उस डाटा की बेसिस पे आप आने वाले वक्त का बारे में अंदाजा लगाते हो। तो जनवरी का बजट है, दिसंबर में बना, और जनवरी के बारे में जो हम अंदाजा लगाते हैं उसकी बेसिस दिसंबर का डाटा होता है। हमने जो प्रोडक्शन कॉस्ट का अंदाजा लगाया कि जनवरी में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ये आएगी, इसकी बेसिस दिसंबर का डाटा है। तो अब यहां पे हमारी अजम्पशन रहेगी कि शायद दिसंबर में भी वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट यही रही होगी। ठीक है, हमारी ओपनिंग ये दिसंबर के बारे में अजम्पशन यहां पे आ गई। जैसे मैंने कहा, ये अजम्पशन आपकी अब साथ साथ चलती रहेंगी। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता है जिसकी बेसिस पे आप आसानी से डाटा अपना रिक्वायर्ड यहां से अज्यूम करके निकाल सकते हो। तो यहां पे हमारी अजम्पशन आ रही है कि शायद दिसंबर की एक्चुअल कॉस्ट अज्यूम करेंगे हम कि दिसंबर की एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रही होगी, 110। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की 110 है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू की जाती है, मतलब 110 पे वैल्यू की जाएगी। तो कितनी जी? 2,20,000। ये अजम्पशन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए वहां पे लिखा है, बट अदरवाइज ये अंडरस्टूड बातें हैं। क्वेश्चन में हम इसका नोट देने की हमें जरूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टूड बातें हैं कि हम ये जो दिसंबर की स्टॉक को हम जनवरी के बजटेड कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, इसके बाद ली जाती है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये आपको पता है ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा एक्चुअल ली जाती है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल ली जाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो वहां पे भी एक्चुअल ली जाती है, लेकिन वहां पे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, यहां पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, सिर्फ वो एक्चुअल ली जाएगी। और एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट क्या वो भी 110 रुपए रही है? 1,20,000 एक्चुअल से एस्टीमेट से ज्यादा रही। तो आपने प्रोडक्शन की है 24,000 यूनिट्स, आपके बजट के लिहाज से 110 रुपए पर यूनिट आनी थी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 1,20,000 ज्यादा आई। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई जनवरी में? 2760। लीजिए जी, ये हमारी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है। उसने हमें बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट बताई 110 है, प्रोडक्शन एक्चुअल 24,000 है, एंड देन दिस लास्ट सेंटेंस, द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आपके वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होते हैं ना। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 120,000। तो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 110 रुपया पर यूनिट से टोटल 1,20,000 रुपए ज्यादा रही। 110 रुपया पर यूनिट इंटू 24,000 प्लस 1,20,000। क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो हम डाटा को बड़ा आसानी से इंशाअल्लाह हैंडल कर पाएंगे। तो ये होगी जी बात इसकी। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। FIFO पॉलिसी है कंपनी की। FIFO पॉलिसी में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाता है करंट प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट के मुताबिक हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 2760 तकसीम 24,000, ये है कॉस्ट पर यूनिट, यही है ना।
110 तो नहीं है ना, 110 तो नहीं है, हमारी उससे ज़्यादा है, हमारी तो 27,60,000 लगी है 24,000 यूनिट पे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट है मल्टीप्लाइड विथ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 4,000। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। 4,000 ये आ रहा है, ये हमें कैलकुलेशन से शायद इसकी छोटी सी कैलकुलेशन हमें देनी पड़ेगी। मैं यहां पे दे देता हूं वर्किंग वन। हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ओपनिंग स्टॉक 2,000 प्लस प्रोडक्शन 24,000 माइनस सेल 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट। सो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 4,000, उसका वैल्यू करोगे करंट पीरियड कॉस्ट पे, क्योंकि हम FIFO को फॉलो कर रहे हैं। कितना बना? 460,000। लीजिए जी, यहां से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना जी? 252,000,000। अच्छा, ये फॉर्मेट मैंने कहा यही चलना है, फॉर्मेट ये तो नहीं चलना, इसमें तो अदर वेरिएबल कॉस्ट भी है भाई, इसमें तो अदर वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो यहां पे ये जो आई है ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें हमें अदर वेरिएबल कॉस्ट ऐड करनी है। जी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स चाहिए, क्या चाहिए? इसकी बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, कॉस्ट की बात कर रहे हो? बेटा कॉस्ट हमने ये करंट पीरियड में जो यूनिट्स बनाए हैं 24,000, करंट पीरियड में हमने 24,000 यूनिट बनाए हैं, ये इनकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई? 27,60,000 तकसीम 24,000, ये करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। और क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू किया जाता है FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। हमने जनवरी के महीने में 24,000 यूनिट बनाए हैं 27,60,000 में, तो 27,60,000 तकसीम 24,000 कॉस्ट पर यूनिट आ गई। कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स इन हैंड, ये 4,000 यूनिट की कॉस्ट आ गई जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। अच्छा जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। तो यहां से हमें मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ये आएगी जी हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देन हम ले पाएंगे यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स A माइनस B, जिसमें से फिर हम लेस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो जी अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 25 रुपए पर यूनिट सेलिंग की कॉस्ट है, तो यूनिट सोल्ड पे अप्लाई होगी। 22,000 जरा 25 रुपए 550,000, सॉरी ये इसमें ऐड करेंगे हम, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? 3070,000, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2430,000। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स ली, उसमें सेलिंग एडमिन की वेरिएबल कॉस्ट ऐड की, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। हमें यहाँ पे डिटेल फॉर्मेट यूज़ करना पड़ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का। उसकी वजह मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बता दूंगा क्यों। उसकी वजह यह है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा 110 रुपये पर यूनिट पे आना था, और करंट पीरियड हमारी कॉस्ट 110 से ज़्यादा है, फ़र्क होगी ना। मैंने कहा था आपको आगे बता दूंगा, तो मैंने
मैंने तो ये जज कर लिया था कि भाई ऐसे होने वाला है, लेकिन आपको चूंकि ये प्रिंसिपल नहीं बताया था इसलिए मैंने वहां नहीं बोला। तो ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट करंट पीरियड कॉस्ट से डिफरेंट है, इसलिए हमें डिटेल फॉर्मेट की तरफ जाना पड़ रहा है। जी, किसी कैलकुलेशन पे कोई सवाल? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? अब यहां पे फिर वही बात मैंने जो पहले बोल दी आपको, हमें एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती हैं। तो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं अवेलेबल, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट बजटेड के बराबर ही है। तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन की है 756,000 और एडमिन सेलिंग की 504,000। टोटल कितनी होगी? 1260 000 और नेट प्रॉफिट 1170 000। ये प्रेजेंटेशन जो आपके सामने की गई है, ये एग्जाम की प्रेजेंटेशन के लिहाज से बिल्कुल इनफ है। आप इसी तरह स्मार्ट वर्किंग यहां पे शो कर सकते हो। हर कैलकुलेशन को वर्किंग नंबर लगा के पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा प्लानिंग इस तरह किया करोगे कि ये वाला कॉलम पेज के एक्सट्रीम राइट पे ले जाओगे ताकि ये वाला कॉलम सबसे बड़ा नजर आ जाए, आपके पास खुली जगह मिल जाए और सारी इस तरह की स्मार्ट कैलकुलेशन यहां पे शो कर दोगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट और एफिशिएंट प्रेजेंटेशन है। हाँ, जहां पे आपको जगह नहीं अदर वर्किंग देने की, वो हमने नीचे दे दी, लिहाजा आप पेज पे दे दी वर्किंग पे जाके, जिधर जगह हमारी है हम यहीं पे वर्किंग करते जाएंगे। तो ये एग्जाम के लिहाज से आपकी फुल बटा फुल मार्क्स वाली वर्किंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल हमारा बन गया। अब हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल बनाना है और फिर रिकंसिलिएशन बनानी है। जी, स्टार्टिंग विद सेल्स, तो वही फिगर आएंगे। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स तो हमें पता हैं कितने हैं, 2000। लेकिन अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू होंगे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू होंगे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहती है जी? वेरिएबल प्लस OAR। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो वेरिएबल कॉस्ट तो ये है हमारे पास। अब रह जाएगा OAR की कहानी। अब तवज्जो सुनिएगा, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने अजम्पशन जैसे बनाई थी, ये है तो बेसिकली जनवरी की बजट, लेकिन हमने कहा दिसंबर में एक्चुअल भी यही रही होगी। तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट तो निकल आई यहां से हमारी दिसंबर की। अब हमें OAR चाहिए और OAR भी चाहिए दिसंबर का। OAR चाहिए दिसंबर का, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिसंबर में बना हुआ ना भाई। तो दिसंबर का OAR बना होगा दिसंबर शुरू होने से पहले नवंबर में, क्योंकि OAR बनता है बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड कॉस्ट और बजटेड ओवरहेड पीरियड शुरू होने से पहले। तो जिस तरह जनवरी का बजट दिसंबर में बना है, दिसंबर का बजट नवंबर में बना होगा कहीं। अच्छा, अब हमें दिसंबर के बजटेड ओवरहेड चाहिए और दिसंबर की बजटेड प्रोडक्शन चाहिए। अवेलेबल है क्वेश्चन में? किथे? दिसंबर की बजटेड प्रोडक्शन, दिसंबर के बजटेड ओवरहेड अवेलेबल है क्वेश्चन में? द आंसर इज नो। ये जनवरी के अवेलेबल है। ठीक है। अब आपके जहन में मैं दो चीजें बिठाना चाह रहा हूं। एक, आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है?
जैसे देयर वाज अ पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में जनवरी का बजटेड डाटा भी दिया हुआ है, दिसंबर का बजटेड डाटा भी दिया होता, जैसे कल हमने एक इलस्ट्रेशन 12 की थी, उसमें 2014 का बजट भी दिया हुआ था, 2015 का बजट भी दिया हुआ था। हमने 2014 का ओआर निकाला था 10, 2015 का निकाला था 12। हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा डाटा चाहिए। हमें दिसंबर के स्टॉक में जो ओआर डालना है वो दिसंबर के बजटेड ओवरहेड और दिसंबर की बजटेड प्रोडक्शन को लेकर डालना है। क्वेश्चन में अवेलेबल है? द आंसर इज नो, नहीं अवेलेबल। अगर होता तो उठा लेते हम उसको, नहीं अवेलेबल। अब नेक्स्ट बात फिर क्या करें? फिर वही बात आती है, भाई दिसंबर का अवेलेबल नहीं है तो जनवरी का बजट अवेलेबल है ना, अज्यूम कर लो दिसंबर का भी यही रहा होगा। हकीकत इससे फर्क भी हो सकती है, जैसे हमने कल कहा 2004 और 5 का दोनों का डाटा उसने दे दिया था, तो हमें जो डाटा चाहिए था वही उठाया हमने। अब यहां पे जो डाटा चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई दिसंबर का डाटा भी जनवरी के बराबर ही रहा होगा। तो अब हम यहां पे ओआर की एक अजम्पशन लेंगे कि भाई हमारी यहां पे 2000 इंटू 110 प्लस वर्किंग 1 मैंने वहां बना ली थी सवाल के लिए, वर्किंग 2 मैं बनाता हूं। ओआर मैं बनाऊंगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मैं बनाऊंगा जनवरी के डाटा को लेके 756,000 डिवाइडेड विद 27,000 रुपीज 28। तो जनाब ये 28 हम यहां पे डालेंगे और हम इसके हिसाब से बनाते हैं कॉस्ट। कितनी बनी जी? 414। ओपनिंग स्टॉक इज 414,000, 2,76,000। 2,76,000। जी, हमें जनवरी में ओपनिंग स्टॉक की फुल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, जो कि होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हमने वेरिएबल कॉस्ट और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दोनों को जनवरी के डाटा से ही अज्यूम करके यूज किया, क्योंकि हमें दिसंबर का डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं बार बार दिसंबर के डाटा का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमें ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें दिसंबर का डाटा भी दिया जाएगा, जनवरी का डाटा भी दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए किस जगह आपको कौन सा डाटा चाहिए। हाँ, जो डाटा चाहिए वो ना मिले तो फिर अज्यूम कर लें उसके साथ वाला डाटा। जैसे हमें दिसंबर का डाटा चाहिए था, नहीं मिला, हमने जनवरी के डाटा को दिसंबर के बराबर अज्यूम कर लिया। जब जो डाटा चाहिए वो ना मिले तो आप अजम्पशन लेते हैं, लेकिन जो डाटा चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मैं ये बार बार मैं फिर तवज्जो दिला रहा हूं, अगर आप सवाल पढ़ के सोल्यूशन पे चले जाते हो ना, आप सोचते ही नहीं हो कि मैंने ये 27,000 क्यों उठाया, मैंने 110 क्यों उठाया। आपने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट है, उठा लो, बजटेड प्रोडक्शन है, उठा लो, बजटेड ओवरहेड उठा लो। आपने सोचा ही नहीं कि भाई ये जनवरी का, यार मुझे तो दिसंबर का चाहिए था। और एग्जाम में जब सवाल आता है और ये चीजें सामने आती तो आप परेशान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है, इधर तो मुझे ये चाहिए था। बात सब चीजें अलर्ट हो जाती हैं, अब दिमाग में अब ख्याल आ जाते हैं वहां पे, तो फिर आप परेशान हो जाते हो। सो मेक श्योर कि आप हर चीज की लॉजिक के साथ चीजों को करना सीखिए, और लॉजिक के साथ चीजें करना आप तभी सीख पाते हो जब आप खुद सवाल पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एक एक सवाल, एक एक वर्ड बार बार पढ़ो, उसके मुताबिक अटेम्प्ट करो, सोच सोच के अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन से कंपेयर करो कि क्या फर्क आ रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी जो रहेगी यहां पे, कितने यूनिट बनाए हैं? 24,000। 24,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हमारी 110 जमा 28 रही? नो, इससे 1,20,000 ज्यादा रही। ठीक है जी। हमने यहां पे देखो लेना क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल लेने होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब लेने होते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड तो एब्जॉर्ब ले लिया हमने, ये तो ठीक है, क्योंकि वही एब्जॉर्प्शन रेट जो दिसंबर में लिया वही जनवरी में चल रहा है, ये तो ले लिए। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड 110 एक्चुअल नहीं है, 1,20,000 एक्स्ट्रा लगे हैं। तो कितनी कॉस्ट बनी जी? 343,200। ये हमारी एक्चुअल फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है।
एक्चुअल फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आ गए ना आप। वो मार्जिनल कॉस्टिंग थी, सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ली थी। यहां पे मैं लिखता आ रहा हूं साथ साथ, सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। अब ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब। आप यही कैलकुलेशन जो आपने की है एक और अंदाज से भी प्रेजेंट कर सकते हो। देखो प्रेजेंटेशन के कई अंदाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही कैलकुलेशन आप कैसे ला सकते हो? एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आप ले सकते हो। एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को 24,000 ज़रब 110 जमा 1,20,000 वायदा में वहां पे हमने मार्जिन में ली हुई थी, और इसमें ऐड कर दो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। वो क्या होते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू OAR। आपका यही जवाब यहां से 3432,000 आ जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो इसको। मैंने एक लाइन में कर दिया, आप एक स्टेटमेंट में करना चाहते हो ऐसे कर लो। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन हम अपनी एफिशिएंसी के लिहाज से किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। वेरिएबल कॉस्ट तो यही है 2760, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हमने ऐड कर दी है, तो ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल इसी अंदाज में हमारी कॉस्ट रही है प्रोडक्शन की ड्यूरिंग द पीरियड 3432,000। ये कॉस्ट रही है 24,000 यूनिट्स की। तो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट क्या होगी? 572,000। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स वर्किंग 1 से उठाए हैं। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल इसी अंदाज में हमने जनवरी में, ये हमारी कॉस्ट है 24,000 यूनिट्स की, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड विद टोटल यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट आ गई 4,000। वर्किंग 2 हम OAR की कर चुके हैं, वर्किंग 3 हम ओवर अंडर एब्जॉर्ब की करेंगे। ओवर अंडर एब्जॉर्ब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और डिफरेंस लेंगे एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड से। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमने पढ़ लिया, बजटेड के बराबर ही रहे होंगे 756,000, और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे, क्या आ रही वैल्यू यहाँ पे 28,000 इंटू 28,000 सॉरी 24,000 इंटू 28 672,000। These are under absorbed। कितने? 84,000 under absorbed। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 84,000 कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाते हैं जी। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, पूछिए जी बेटा। बेटा एक्चुअल जो हमने लिए हैं वो बजटेड इसलिए लिए हैं कि उसने हमें बजटेड डाटा देने के बाद बताया है कि आपकी सिर्फ एक कॉस्ट बजट से फ़र्क आई है। इसका मतलब क्या है? बाकी सारी कॉस्ट बजट के बराबर है, बाकी सारी एक्चुअल कॉस्ट बजट के बराबर हैं। सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड जो हैं वो बजट से 1,20,000 ज़्यादा हैं, बाकी सारी एक्चुअल कॉस्ट आपकी बजट के बराबर रही हैं। तो ये जो बजटेड ओवरहेड्स हैं आपके जनवरी के, एक्चुअल ओवरहेड भी इतने ही रहे हैं आपके जी। कोई और सवाल?
तो अच्छा जी, इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स 322000, ग्रॉस प्रॉफिट A माइनस B 2280 एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी एडमिन एक्सपेंसेस दो हैं, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस दो हैं, एक वेरिएबल है 25 रुपये पर यूनिट, तो 22,000 इंटू 25 प्लस एक फिक्स्ड है 5,04,000, ऐसा ही है। ये आपके टोटल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, कितने बने? ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल एंड फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 105,400 लीजिए जी, ये माइनस करें, यहां से आपको नेट प्रॉफिट की फिगर मिलेगी। जी 21, बेटा गलत बोल रहे हो, 122,600। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी P&L बन गया, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट लॉस बनाया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट लॉस बनाया हमने। कोई सवाल? जी, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए आपको, पूछिए। अच्छा जी, हमें रिकन्सिलिएशन भी बनानी है इसकी, तो रिकन्सिलिएशन के लिए सबसे पहले बात होती है मेथड की। तो कौन सा मेथड यहाँ पे, पहले वाला या दूसरे वाला? हमने कहा था दूसरे वाले मेथड पे हम सिर्फ उस सूरत में जाएंगे जब या तो में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अवेलेबल ना हो, तो वो तो अवेलेबल है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन क्या थी? OAR एक से ज्यादा हो जाए। तो क्या एक से ज्यादा है? एक ही है, वही 28 रुपये पर यूनिट जो हमने दिसंबर के लिए निकाला वही जनवरी में लगा हुआ ना। यूनिट्स भी अवेलेबल है, OAR भी एक ही है। इसका मतलब स्टैंडर्ड मेथड से हम डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं डिफरेंस की वैल्यू यहां से अगर आपके लिए कैलकुलेट करूं तो डिफरेंस की वैल्यू रहेगी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का फर्क, 4,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 2,000 ओपनिंग स्टॉक है, इनटू OAR, तो ये है जनाब 56,000। और ये 56,000 क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें से लेस करो तो ये प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आपका 1170,000 आ जाता है। ये प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने बनाया हुआ था, इसमें मैंने डिफरेंस एडजस्ट कर दिया, ये आपका प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है। क्लोजिंग ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, तो हमने डिफरेंस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है टू अराइव एट मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। ये मैंने प्रेजेंटेशन इसमें ब्लेंड कर दी है, लेकिन बाद ये पार्ट बी आपको पता है रिकन्सिलिएशन कैसे प्रेजेंट करते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मुझे जहां तक याद पड़ता है आपके एग्जामिनर ने इसकी प्रेजेंटेशन गलत कर दी है। आपके एग्जामिनर ने जो रिकन्सिलिएशन दी है उसने अल्टरनेटिव मेथड से दे दी है, जो कि मेरे हिसाब से इस केस में गलत है। जब ये वाला मेथड लगता हो तो आपको इसी की तरफ जाना चाहिए। अल्टरनेटिव मेथड हम तब यूज करेंगे जब ये मेथड रिकन्सिलिएशन का अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक आपको पता है आप लोगों की असेसमेंट आ रही है, जिसमें आपके चैप्टर 1 से 5 जो हुए हैं उनकी आपकी टेस्टिंग है। चैप्टर 6 का टेस्ट हम बाद में ले लेंगे। फिलहाल आपको 1 से 5 तक को आपको कवर करना है वीकेंड पे।
सारा रिवाइज करके कोशिश करें, 100% अटेंडेंस दीजिए, असेसमेंट में रिवीजन कर लीजिए। प्रैक्टिस का टाइम ना भी मिले कोई बात नहीं, रिवीजन ज़्यादा अहम है। रिवीजन कर पाते हैं तो रिवीजन करके ही आप, रिवीजन से मराद क्लासरूम एक्टिविटी को फॉलो कर लीजिए। क्लास में जो डिस्कशन है नोट्स पढ़ लीजिए, क्लास में जो लेसन की है वो कर लीजिए, क्लास में जो क्वेश्चन कही उन्हीं को एक दफ़ा खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लीजिए। अनसीन का टाइम मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन करके असेसमेंट में जरूर बैठिए ताकि आप देख सके कि आपकी स्किल जो है अप्लाई करने के कहाँ तक पहुंची है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।